हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज तथागत फ्रॉम कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो यार आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरा नीट का पूरा जर्नी। तो यानी ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं मेरा पूरा नीट का जर्नी, मेरा जो ड्रॉप ईयर्स है और फाइनली जो मेरा सक्सेसफुल ईयर है, उन सारे चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो पे यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करने के लिए हमें जाना पड़ेगा बैक इन 2018। तो 2018 में मैं 11th क्लास के लास्ट में या मान सकते हैं 12th में जाने के बाद, तो उस टाइम पे मेरा ऐसा कोई एम नहीं था कि हाँ मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, उतना कुछ मतलब क्लैरिटी नहीं था। लेकिन उस टाइम पे मेरे को एक हेल्थ कंडीशन हुआ था जिसको कि एलोपेशिया कहा जाता है। मतलब सिंपल भाषा में अगर कहें तो बाल झड़ जाना। तो कुछ पैचेस में बाल झड़ रहे थे। तो उस टाइम पे क्या है, हमारा जो लोकेलिटी है उस लोकेलिटी में एक डॉक्टर हुआ करते थे। तो वो कैलकाटा स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन जो इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन वेस्ट बंगाल, तो वहाँ के प्रोफेसर थे डर्मेटोलॉजी के। तो उनके पास मैं गया। तो क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को देखा, जस्ट एक दो बार वहाँ पे स्किन पे हाथ दिया, थोड़ा बहुत देखा और देख के ऐसे फटाक से बता दिया एलोपेशिया। और उसके बाद कुछ मेडिसिन दिए और उन्होंने बोला कि ये ट्रीटमेंट होने में काफ़ी टाइम लगता है, अगर आप साइड इफेक्ट लेस ट्रीटमेंट चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसा बोला और मैजिकली मतलब कुछ महीनों के बाद मैंने देखा इम्प्रूवमेंट चालू हुआ। और बाद में मैं इंटरनेट में एलोपेशिया वगैरह सर्च किया तो पता लगा कि हाँ एकदम सही डायग्नोसिस है। तो मतलब मेरे को वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि यार एक इस इंसान वहाँ पे जस्ट कुछ ही सेकंड होगा, 20 या 30 सेकंड में वो कुछ मेरे स्कैल्प में हुआ था बेसिकली। तो स्कैल्प को देखा और देख के ही बता दिया कि क्या डिजीज है और उसको एकदम एक्यूरेटली ट्रीट भी कर दिया। तो मतलब मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था। तो उसी टाइम पे मेरे को लगा था यार ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है, मेरे को इस फील्ड में जाना है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ आई थिंक 11th के लास्ट या 12th एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है उसके। तो इस टाइम पे मेरे को लगा। अब सच बात कहें तो उस टाइम पे मेरे को पता भी नहीं था कि नीट एग्जाम निकालने होते हैं आपको अगर मेडिकल में मेडिकल एंट्रेंस पास करना है या फिर मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो क्योंकि उससे पहले क्या होता था, वेस्ट बंगाल में एक वेस्ट बंगाल जॉइंट हुआ करता था, वेस्ट बंगाल जॉइंट मेडिकल, तो उसके थ्रू एडमिशन हुआ करता था। तो मेरे को लगा था कि वही होगा, वेस्ट बंगाल जॉइंट होगा। लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि नहीं, वेस्ट बंगाल जॉइंट तो तब खत्म हो चुका है, नीट एंट्रेंस एग्जाम एक ऑल इंडिया एग्जाम है उसके थ्रू होता है। तो उस टाइम पे मेरे को लगा यार ये ऑल इंडिया एग्जाम मैं कैसे क्रैक कर लूँगा, क्योंकि सच कहे तो 11th-12th पे मैं उतना सीरियस नहीं था, काफ़ी कम स्कोर कर रहा था। आई थिंक 11th का जो फाइनल एग्जाम होता है जिसके बाद 12th में हम जाते हैं, तो उसमें मेरे को कितने आए थे, 70 या 75% के आसपास आए थे जितना मेरे को याद है। तो मतलब आप समझ सकते हैं काफ़ी मतलब हाल मेरा बुरा था उस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा यार चलो अभी नीट के बारे में नहीं सोचते, अभी 12th जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसको सही से निकालते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। तो इस मेंटालिटी से मैं चल रहा था। तो फिर मैंने 12th बोर्ड एग्जाम दिया, उसमें भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। 10th बोर्ड में ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, डिसेंट परफॉर्मेंस था, लेकिन 12th बोर्ड में मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी खराब परफॉर्मेंस गया। तो उस टाइम मेरे को मतलब एकदम क्लियर डिसीजन लेना था कि या तो नीट के लिए प्रिपेयर करना है या फिर बीएससी में एडमिशन लेना है। तो मेरे को जितना स्कोर मेरे को बन रहा था उससे मेरे को कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला था। हाँ कुछ कॉलेजेस के एंट्रेंस होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस होते हैं, उनमें अगर मैं बैठूँ तो हो सकता है, उनमें अगर क्वालिफाई करे तो, वरना उस मार्क्स से जो एकदम मार्क्स से जो एडमिशन होते हैं तो उसमें तो मेरे को कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो ये मेरे को पता चल गया। तो उस टाइम पे मेरे को लगा यार अगर किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देना है तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है, अगर नीट देना है तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है। तो दोनों मतलब दोनों का ही तो सिलेबस वही है, 11th एंड 12th जो बोर्ड एग्जाम में लिखा। तो वाई नॉट प्रिपेयर फॉर नीट। और मेरे को ये ड्रीम भी था कि हाँ मेरे को डॉक्टर बनना था, क्योंकि वो जो वहाँ पे जो डॉक्टर ने मेरा 20 सेकंड में डायग्नोसिस कर दिया, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा। तो उस टाइम पे मैंने बेसिकली डिसाइड किया कि हाँ नीट देना है। तो 2019 का मेरा मतलब जीरो प्रिपरेशन ही आप मान सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने पापा को बोला कि पापा मैंने ये एग्ज़ाम देखा तो इसका मेरे को प्रिपरेशन लेना है, लेकिन अभी तो मतलब 2019 का जो चीज़ है वो मतलब कुछ कर नहीं सकते। हाँ ये चीज़ है कि 2019 का जो नीट है, तो उस टाइम पे आई थिंक नीट का फॉर्म फिलअप नवंबर में होता था। तो फॉर्म फिलअप तो मैंने पहले ही कर दिया था, क्योंकि मेरे को था कि हाँ देना है। मतलब तब कोई सीरियस नहीं था। मतलब मैंने पापा से बात किया था कि मैं बस देने जाऊँगा, मेरे को एक ऑल इंडिया जो एग्जाम होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने KBPY NTSC जो बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं वो कोई मैंने नहीं दिए। मतलब एकदम बेसिक जो बोर्ड एग्जाम दिया, तो उसके बाद ये नीट ही दिया था और कुछ एग्जाम मैंने नहीं दिया था, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कुछ नहीं दिया था। तो पापा ने बोला हाँ ठीक है, ऑल इंडिया एग्जाम देना चाहते हो तो दे दो। तो उस हिसाब से मैंने फॉर्म फिलअप किया था। तो फिर ऐसे करते करते बोर्ड एग्जाम खत्म होने के तो कुछ ही महीने बाद एग्जाम होते हैं। तो मैं ऐसे अपने पापा को एकदम कॉन्फिडेंस से बोल के गया था
कि पापा देखिए मेरे को अगर वहाँ पे 720 नंबर के एग्जाम होते हैं, मेरे को अपने काबिलियत पर पूरा भरोसा है, मैं अगर 360 या उससे ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ तभी मैं ड्रॉप लूँगा, वरना मैं ड्रॉप नहीं लूँगा, वरना मैं कोई ऐसे जो भी जिस कॉलेज में भी बीएससी जिस ब्रांच में भी मिल जाए मैं चला जाऊँगा। तो ऐसा मेरा मतलब प्लान था। तो मतलब एकदम जीरो प्रिपरेशन, विद जीरो प्रिपरेशन। मुझे आज भी याद है उस टाइम पे मैंने मतलब मेरे को था कि मैं घूमने जाना है, मतलब एग्जाम कौन देने जा रहा है नीट, मैं तो बस वो 1400 रुपया था आई थिंक फॉर्म फिलअप का, तो 1400 रुपया दे दिया, चलो ठीक है अब तो घूमने जाना है, कैसा एग्जाम है क्या है। तो इसलिए मैंने मतलब मेरा जो नियरेस्ट सेंटर है वो नहीं लिया था, मैंने कोलकाता दिया था। तो कोलकाता में मेरे को सॉल्ट लेक पे कहीं पे एक बहुत दूर सेंटर पड़ा था, तो मेरे को तो मजा ही आ रहा था कि दूर पड़ा तो अच्छा है, मतलब घूमने ही तो जाने हैं। तो फाइनली मतलब मेरे को याद है एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले मेरे को पता चला कि नीट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना होता है। मतलब ये मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले, वो भी कहाँ से पता चला, फोन से। फोन में मतलब मैं यूट्यूब में से ब्राउज कर रहा था कि नीट क्या होता है। तब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी देखा करता था कि यार मेरे को याद है 2016 का नीट का जो टॉपर थे उनका इंटरव्यू काफी उस समय पे वायरल हुआ था, तो वो मैं बहुत बार देखा। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल में हाउ टू स्कोर 600 प्लस, क्योंकि उस समय पे 600 प्लस बहुत ज़्यादा स्कोर होते थे, मतलब अभी की तरह नहीं है अभी, या फिर मैंने भी जब क्रैक किया उस टाइम पे 600 प्लस जैसा नहीं था, तब 600 प्लस बहुत उसका वैल्यू था। तो 600 प्लस स्कोर करना है 5 महीने में, 4 महीने में, क्या नीट का स्ट्रैटेजी है, क्या पढ़ना है, क्या कुछ करना है, ऐसे बहुत कुछ देखा। तो उससे मेरे को पता चला कि यार नीट क्रैक करने के लिए ना एनसीईआरटी पढ़ना होता है। तो उस टाइम पे मेरे पास एनसीईआरटी तो था, मतलब एनसीईआरटी मैंने खरीद लिया था। एनसीईआरटी मैंने आई थिंक 12th में ही खरीदा था। 12th में खरीदा था क्यों, क्योंकि मेरे को बोर्ड एग्जाम में थोड़ा हेल्प मिल जाता था, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो किताब होते हैं ना वो बहुत मोटे होते हैं। मतलब बायोलॉजी का लिटरली अगर लोगे तो 1200 पेज का क्लास 11 का सिर्फ किताब है, इतना मोटा किताब होता है। तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी खरीदा क्योंकि उसमें काफ़ी सिंप्लीफाइड लगता था मेरे को। तो एनसीईआरटी तो मेरे पास था, लेकिन कभी पढ़ा नहीं ढंग से। तो ठीक है, एग्जाम से 2 दिन पहले जब पता चला तो क्या ही कर सकते हैं। यूट्यूब में कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो वीडियो होते हैं, प्रीवियस ईयर्स लाइव सॉल्यूशन, तो वो वीडियो देखे थे। और क्या किया था, और एनसीईआरटी के जो समरी होते हैं ना हर एक चैप्टर के, जो वो समरी मैंने देखा था। और फिजिक्स में मैं बता दूं, फिजिक्स में बहुत ही घटिया लेवल का वीक था, मतलब लिटरली मैं मतलब रिडिकुलसली वीक था फिजिक्स मेरा। केमिस्ट्री भी वही मतलब सिमिलर सा हाल था। तो वो मेरे को सिर्फ बायोलॉजी से उम्मीद था, और मेरे को उम्मीद था सिर्फ बायोलॉजी के वजह से मेरे को 360 मिल जाएगा, लाइक 360 तो 360 मिल जाएगा बायोलॉजी में, बाकी में 0। तो मतलब कितना बेवकूफ़ मैं था उस टाइम पे, मैं अभी मतलब सोच के भी हंसी आता है। तो चलो, जो मेन चीज़ है कि मेरे को तो ऐसा था, तो इसीलिए मैंने बस वो समरी जो पढ़ा, कुछ प्रीवियस ईयर्स देखा, और मतलब हाँ हो जाएगा, और नहीं तो आएगा, अगर नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। इस अप्रोच से मैं एग्जाम देने पहुंच गया। तो जब पहुंचा तो मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, तो क्वेश्चन पेपर आते ही मेरा मतलब हो गया, वहीं पे खत्म हो गया मेरा। जो मैंने एकदम धड़ल्ले से बोल के गया था कि यार 360 आ जाए तभी ड्रॉप लूंगा, वरना नहीं लूंगा। तो वो तो मेरे को उसी टाइम पता चल गया 360 तो मतलब उतना भी आसान नहीं है जितना लग रहा है। मतलब मेरे को जितना लगा था कि 360 तो मतलब 50% मार्क्स कौन नहीं ले आ पाता। ये तो मतलब एमबीबीएस में और भी ज्यादा समझ आता है कि 50% मार्क्स लाना भी कितना डिफिकल्ट है। लेकिन उस टाइम पे मैंने कहा 50% तो कर लेंगे जी, क्यों नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा मेरा था। ठीक है, तो एग्जाम लिखा, मतलब बायोलॉजी में काफ़ी सारे अटेम्प्ट किए। बायोलॉजी में काफ़ी सारे मैंने सोचा कि चलो मतलब ओएमआर फिलअप करना है, और तो ओएमआर तो काफ़ी अच्छे से फिलअप किया हुआ दिखना चाहिए एटलीस्ट। मतलब जो हुआ है वो तो ठीक है, मतलब उससे कितना ही ओएमआर फिल होगा, उससे आई थिंक 50-60 ओएमआर फिल होगा। तो 50-60 180 के ओएमआर में 50-60 फिल होगा तो मतलब बुरा लगेगा ना। अगर बगल वाला कोई देख रहा है तो उसको लगेगा कि यार ये तो कुछ पढ़ा नहीं है, गवार इंसान है। इसलिए चलो कुछ फिल करते हैं, ऐसे ही कुछ तुक्केबाजी किया। तो फाइनली मैं घर आके आंसर की वगैरह भी मैंने चेक नहीं किया था, क्योंकि मेरे को पता था मेरा कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन ये चीज़ था कि मेरा उस टाइम पे देखे एक हल्का सा कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ बायोलॉजी में कर पाऊंगा। मतलब बायोलॉजी मैंने एनसीईआरटी पढ़ा नहीं था, इसलिए मेरे से नहीं हो रहा था, लेकिन एनसीईआरटी का समरी पढ़ के भी मेरे को लग रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन उसी से है। मतलब ये चीज़ मेरे को हो रहा था, तो उस चीज़ को मैंने पिकअप किया बस। और फाइनली वो तो हो गया। अब मैंने घर आके पापा को बोला कि ये चीज़ है, मेरे को तो फिजिक्स कुछ नहीं आता तो इसलिए कुछ नहीं कर पाया, केमिस्ट्री भी कुछ 1-2 कर लिया, फिजिक्स भी कुछ 1-2 कर लिया, कुछ तुक्केबाजी कर दिया, तुक्केबाजी में कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, ये सीन है। तो ओवरऑल मैंने देखा कि मेरा आई थिंक 220 के आसपास पॉजिटिव मार्क्स बन रहे थे, और 50 के आसपास नेगेटिव मार्क्स में ओवरऑल 174 आ रहे थे मेरे। तो वो मैंने देख लिया, और आई थिंक उस साल कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी थे, तो 180 के आसपास आ रहे थे, जो कि बाद में 174 हो गया फाइनली। तो मैंने बोला कि मेरे को तो बायोलॉजी में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रहा था। मतलब बायोलॉजी में मतलब 174 में से आई थिंक 160 बायोलॉजी में ही था, सिर्फ 160 बायोलॉजी में था, बाकी 14 मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के। तो ये सिचुएशन था। जो भी हो, तो मेरे को लगा कि मैंने बायोलॉजी का कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी वहाँ पे बायोलॉजी का 360 में से मेरे को यहाँ पे अगर 160 आ रहा है तो दैट इज़ अ गुड साइन। मतलब ये मेरे को उस टाइम पे फील हुआ था।
तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने तो पहले बहुत कॉन्फिडेंस से बोला था कि मेरे को 360 नहीं आएंगे तो ड्रॉप नहीं लूंगा, फिर भी मेरे को लग रहा है कि मैं अगर अच्छे से एफर्ट दूँ तो मैं कर पाऊंगा। तो ये मैंने पापा को बोला, और फिर फाइनली जब रिजल्ट आया तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। लाइक लिटरली 16 या 17 लाख उस साल एग्जाम थे, 16 लाख उस साल, उस टाइम पे उतना ज़्यादा एग्जाम नहीं देते थे, 15 या 16 लाख। तो 15-16 लाख में से मेरे को 5,45,000 रैंक आ गया। तो मेरे को लगा यार बढ़िया है, मैं 720 में 174 लाया, 720 में 174 परसेंटेज में कितना ही बनता होगा, बहुत ही नॉमिनल परसेंटेज बनता होगा। तो इतना कम स्कोर करके 5 लाख रैंक, मतलब मेरे पीछे भी 9 लाख लोग हैं, मतलब वो लोग मेरे से भी, मतलब क्या कहे, मेरे से भी उनका कम स्कोर है। तो मतलब अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ ले तो आई कैन डू इट। तो मेरे को ये फील हुआ, तब मैंने एकदम कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले लिया था कि मेरे को ड्रॉप लेना है, 2020 का जो नीट है वो मेरे को क्रैक करना है। तो ये मेरा 2019 का मेन स्टोरी था। जो भी अब 2020 में तो इनिशियली बहुत ज़्यादा जोश था कि हाँ 5,45,000 रैंक कर लिया 15 लाख में से। अब तो अगर उस एफर्ट को मैं पूरा साल करता जाऊं, जो मतलब वो एग्जाम से 2 दिन पहले जो बस कुछ समरी देखा था और कुछ प्रीवियस ईयर देखा, तो वो अगर पूरा साल कंटिन्यू करूँ तो मैं आई थिंक तो मैं बहुत अच्छा रैंक कर लूँगा। तो मेरे को ये लगा था। और उस टाइम पे मैं इतना कुछ ऑनलाइन के बारे में थोड़ा बहुत अवेयर था, लेकिन मेरे को उतना वो अच्छा नहीं लगा था उस टाइम पे। मतलब मुझे याद है उस टाइम पे मैंने फिजिक्स वाला पांडे सर का कुछ वीडियो देखा था, तो मेरे को लगा था यार क्या 1-1 घंटे का वीडियो पढ़ा रहा है, मेरे को बहुत बोरिंग लगा था। मतलब 1-1 घंटा कौन पढ़ेगा। तो उस टाइम पे मेरे को कुछ छोटे छोटे जो वीडियो होते हैं ना, और छोटे जो वन शॉट्स होते हैं, तो वन शॉट उतना पॉपुलर उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे कुछ छोटे छोटे टॉपिक का वीडियो, ट्रिक्स एंड टिप्स का वीडियो, तो ये सब मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते थे, तो वो मैं देखता था। लेकिन लॉन्ग वीडियो मैं कुछ नहीं देखता था। तो इसलिए मेरे को लगा कि नहीं यार, ये एग्जाम के लिए कुछ तो कोचिंग की जरूरत है। तो मैंने बात किया, मेरा एक दोस्त है वो भी मेरे साथ प्रिपेयर कर रहा था, उसका भी 2019 में नहीं हुआ था। मेरा ही स्कूल फ्रेंड है और हम दोनों का करीब करीब सिमिलर सा ही सिचुएशन था। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे। तो लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ कि लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले तो हमें उतना नॉलेज नहीं था। पहले हमें लगा था कि नहीं यार, ये लोग जो पढ़ा रहे हैं यही अच्छा है, यही ठीक है। मतलब वो एक कोचिंग वाले हैं, अगर कुछ दे रहे हैं तो सोच समझ के ही दे रहे होंगे। वो लोग अपने बच्चे का बुरा क्यों चाहेंगे, उनको तो मतलब हमें शो करना है बाद में अगर हम रिजल्ट लाए। तो उस हिसाब से हम लोग कोचिंग में जो भी पढ़ा रहा था हम पढ़ते जा रहे थे। लेकिन उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब में मतलब थोड़ा वाइजली यूज़ किया। मतलब उससे पहले तो जस्ट ऐसे ही यूज़ करता रहता था। तो उस टाइम पे मेरे को काफ़ी सारे वीडियो देखा, काफ़ी टॉपर्स की इंटरव्यू देखे, काफ़ी जो फेलियर स्टोरी है वो भी मैंने देखा। लेकिन उनमें एक ही चीज़ मैंने कॉमन पाया कि नीट जैसे एग्जाम निकालने के लिए एनसीईआरटी इज मस्ट। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब यहाँ पे मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। वो कह रहा था कि यार एनसीईआरटी पढ़ के क्या होगा, इतना सा किताब है, इतना छोटा सा किताब है, पतला सा किताब है। मतलब मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो इतना पतला सा किताब पढ़ के क्या होगा। आप ट्रूमैन्स पढ़ लो, दिनेश पढ़ लो, कुछ भी बड़ा बड़ा भारी भरकम पब्लिकेशन का किताब पढ़ लो जो कि इतना मोटा है, तभी आपका मतलब नीट में सिलेक्शन हो सकता है। तो तब मेरे को लगा यार ये तो 2 चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अब किसको माने। तो मतलब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में था। और इसी दुविधा में मतलब मेरा जो 2020 का जो प्रिपरेशन था उसका आधा से ज़्यादा निकल गया। आधा से ज़्यादा क्या, आई थिंक 75% निकल गया। मतलब कभी ये कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ, कुछ भी चीज़ों में नहीं हो रहा है। और मॉक टेस्ट में तो बहुत ही घटिया मार्क्स आ रहे हैं। मतलब मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो आई थिंक 720 में 300 आ रहे हैं, 320 आ रहे हैं, 200 भी आए हैं। फिजिक्स में एक बार आई थिंक -5 भी आया है ओवरऑल, मतलब पॉजिटिव मार्क्स तक नहीं आया, ऐसा सिचुएशन हो रखा था। मतलब मेरे को तब लग गया था कि यार नीट तो मेरी बस की बात नहीं है। वो हाँ 5 लाख रैंक कर लिया, वो तो कुछ लक के भरोसे हो गया होगा। मतलब मैं कुछ तुक्केबाजी किया, उस तुक्केबाजी से हो गया होगा। मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ज़मीन के नीचे। तो उस टाइम पे मैंने एकदम मतलब छोड़ने का इरादा ले ही लिया था कि यार ये अटेम्प्ट देना है, बस अब छोड़ते हैं, अब कुछ नहीं होने वाला इसका। तो उस टाइम पे मैं एकदम टूट चुका था। मतलब मेरे को लग गया था कि नीट तो मेरे से निकलने नहीं वाला है, अब कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ अलग करना ही पड़ेगा। और उसी टाइम पे क्या है, मैं यूट्यूब में मतलब काफ़ी जो ऐसे यूट्यूब में जो गाइड्स है, जो मतलब नीट ऑलरेडी खुद ने क्रैक करके रखा है, तो उनका वीडियो मिलते थे। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वो मिलने लगे। तो कुछ एमसोनियन है, जैसे आर्यन राज सिंह या अमन तिलक, तो ऐसे जो जिनके यूट्यूब चैनल अभी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उस टाइम पे वो लोग जस्ट ग्रो ही कर रहे थे। तो मैंने उनके कुछ वीडियोज़ देखे, तो उनके वीडियोज़ में भी मैंने पाया कि वो भी एनसीईआरटी ही पढ़ते थे। और वो काफ़ी ज़्यादा मुझे क्लैरिटी मिला कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसमें से मैंने पाया कि आई वॉज काइंड ऑफ मिसगाइडेड बाई माई कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं मतलब पूरा तो उन पे जो मेरा ना सिलेक्शन होने का बोझ नहीं डाल सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मैं डाल सकता हूँ। मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा मिसगाइडिंग थे, आई कैन से दैट नाउ। तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं यार, छोड़ते हैं। कोचिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, मनी भी पे कर दिया, तो उसके लिए जाना भी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो मैंने डिसाइड किया कि अब कोचिंग अगर हफ्ते में 3 दिन है तो मैं 1 दिन या 2 दिन जाऊँगा, बाकी दिन नहीं जाऊँगा। तो अगर कोचिंग नहीं गया तो पढ़ूंगा कहाँ से। तब मैं यूट्यूब में ढूंढने लगा कि यूट्यूब में तो बहुत कुछ मिलता है, तो कहीं देखते पढ़ाई का वीडियो भी मिल जाए। तो तब मेरे को लगा अच्छा मैं तो वन शॉट देखता था, चलो आप लेंदी वीडियो देखते हैं।
तो मेरे को याद है, मैं फर्स्ट लेक्चर देखा था फिजिक्स वाला पांडे सर का ही, लेंगे लेक्चर, फुल लेक्चर। तो वो फुल लेक्चर आई थिंक था रिलेटिव मोशन का, जो मैन एंड बोर्ड प्रॉब्लम होता है ना, तो उसका लेक्चर देखा था। तो मैंने उस दिन ठान लिया था कि मैं पूरा लेक्चर देखूंगा, A to Z देखूंगा, एक ही गो में देखूंगा और अपना नोट्स बनाऊंगा। तो पूरा लेक्चर देखा तो मैंने यार मजा आ गया, फिजिक्स तो ऐसे पढ़ा नहीं चाहिए, मतलब कोचिंग में क्या पढ़ा रहा है यार, वहाँ पे तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आधा समझ आ रहा है तो आधा ऊपर से जा रहा है, कुछ क्या प्रॉब्लम कहाँ से क्या ट्रिक लगा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, और यहाँ पे तो सब समझ आ रहा है। तब मेरे को लगा मैं एकदम उस टाइम पे एकदम 100% श्योर हो गया कि ठीक है यार, छोड़ते हैं कोचिंग, भाड़ में गया कोचिंग, मैं यहाँ पे अब यही से पढ़ने वाला हूँ, यही से प्रिपेयर करने वाला हूँ। मैंने अपने पापा को भी बोला, तो पापा ने बोला हाँ ठीक है कर सकते हैं। और उसी टाइम पे लकीली और अनलकीली कुछ भी कह सकते हैं, मेरे लिए तो काफ़ी मतलब लकी ही कह सकते हैं, तो कोविड आया। मतलब आई थिंक ये 2020 के मार्च या फरवरी के आसपास का टाइम है। तो उस टाइम पे कोविड आ गया, लॉकडाउन। तो मेरे को तो मतलब सोने में सुहागा, मेरे को कोचिंग नहीं जाना था और लॉकडाउन लग गया, मतलब कोचिंग वैसे ही नहीं जा सकते, और कोचिंग ने भी छोड़ दिया। कोचिंग ने कहा कि आपका तो मतलब टाइम खत्म हो गया, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, बस नीट का रिजल्ट अगर अच्छा हुआ तो हमें फोन करना, वरना तो आपके साथ कोई अभी रिश्ता नहीं है, अगले साल अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो फिर आपके साथ रिश्ता हो, अभी तो आपके साथ ब्रेकअप। ठीक है, तो मैंने भी ब्रेकअप कर लिया उनके साथ, मैं बस फोन में लग गया। और उस लॉकडाउन पे मैंने पढ़ना चालू किया, और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा टाइम मेरे हाथ से निकल चुका है, मतलब जितना ज़्यादा सिलेबस बचा है पूरा कवर अप करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। फिर भी मैंने हार नहीं माना, मतलब मुझे याद है मैं उस टाइम पे 14 से 15 घंटे तक पढ़ा है, मतलब रात के 2-3 बजे तक पढ़ा है। और मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊँ तो उस लॉकडाउन पे, वो जो पहला लॉकडाउन था कोविड का, जो पहला लॉकडाउन फेज 1 का, तो उसमें मैंने जितना पढ़ा वो उतना उस लेवल का मैंने आई थिंक 2021 के पूरे प्रिपरेशन ईयर में भी नहीं पढ़ा है। मतलब मैं लाइक जब भी अब मेरे को घर में कोई देख रहा होता तो मैं किताब और फोन लेके, मतलब फोन में ऐसे हेडफोन लगा के मैं वीडियो लेक्चर देख रहा हूँ, उसका नोट्स बना रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और बहुत मेरे को मजा आ रहा था। मतलब अगर सच कहूँ तो उस टाइम पे मेरे को मजा आ रहा था, मैं सब्जेक्ट को फील कर पा रहा था, मैं हर एक सब्जेक्ट को, फिजिक्स चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, तो फील कर पा रहा था। और उसी टाइम पे फिर नीट पोस्टपोन भी हो गए, तो मेरे को लगा यार ये भगवान ने मेरे को एक मौका दिया है, तो इस मौका को तो मेरे को इस्तेमाल करना ही करना है। तो मैं लग गया फिर से, मतलब फुल जोश से मैं प्रिपेयर कर रहा था। मतलब उस टाइम पे हर रोज में 10+ आवर्स का तो सीटिंग दे ही रहा था, हर रोज एकदम लॉकडाउन के स्टार्टिंग से एकदम लॉकडाउन के एंड तक मैं दे रहा था। तो कर रहा था। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मैंने कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए, तो उसमें भी मेरे स्कोर बढ़ रहे थे। मतलब मेरे को जहाँ कोचिंग में कॉन्स्टेंटली 200-250 आ रहे थे, तो वहाँ पे इमीडिएटली मैंने देखा कि मैं जब पढ़ लिया तो मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, मेरे को 300-350 ऐसे करके 400-450 तक चला गया। तो मेरे को लगा यार ये तो ठीक है, मतलब मैं प्रोसेस तो ठीक कर रहा हूँ, डेफिनेटली ठीक कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार यही प्रोसीड्योर सही है, इसी चीज़ को फॉलो करना है, इसी चीज़ को रिपीट करते हुए जाना है। तो तब मैं मतलब मेरे को पाथ क्लियर दिख रहा था, मेरे को गोल क्लियर दिख रहा था कि हाँ यार इसी पाथ से जाऊँगा, अगर कॉन्स्टेंटली मेहनत करते हुए जाऊँगा तो मेरे को सक्सेस तो मिलना ही मिलना है। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को बस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए था, कोई मतलब ऐसा टॉप कॉलेज कुछ कॉलेज नहीं चाहिए था, मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए था बस, और कुछ नहीं था। अच्छा, और ये ड्रॉप ईयर में जैसे आई थिंक सब लोग फेस करते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, बहुत सारे लोग बताना, मतलब कुछ लोगों ने तो कह ही दिया था कि अरे यार इसको तो 5 साल लगने ही वाला है, मतलब 5 साल में ये नीट क्रैक कर पाएगा, जितने दिन में लोग MBBS करते हैं उतने दिन में ये नीट क्रैक कर पाएगा। तो अभी वो लोग भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, मतलब निकालने के बाद जो मैंने 2021 में निकाला। चलो ठीक है, तो फाइनली ऐसे ऐसे करते करते एग्जाम आ गया। एग्जाम तो आई थिंक 2 बार पोस्टपोन हुआ था, तो 2 बार पोस्टपोन होने के बाद भी जब मतलब एग्जाम कुछ ही टाइम बचा था, आई थिंक सितंबर 13 को एग्जाम था, तो अगस्त 26 को मैंने देखा कि मेरा अभी भी एक ह्यूज चंक ऑफ सिलेबस बचा है, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाकी है, उधर आई थिंक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफी कुछ पार्ट्स बाकी थे, ऑर्गेनिक के काफी कुछ पार्ट्स बाकी थे। तो तब मेरे को थोड़ा डिसहार्टनिंग लगा कि यार मतलब इतना एफर्ट दिया, अगर और थोड़ा टाइम मिल गया होता ना, और बस थोड़ा टाइम अगर मिल गया होता तो मैं इसको कर दिया होता। लेकिन फिर भी मतलब उस टाइम पे तो पोस्टपोन नहीं हुआ, तो चलो कोई नहीं, मतलब मैंने सोचा कि चलो यार छोड़ते हैं, जितना हुआ उतने में एग्जाम देंगे। और मैंने अपने पापा को मतलब बोला कि देखिए मेरा इतना सिलेबस अभी बचा है, और मतलब मैंने जितना समझा नीट जैसे एग्जाम में सिलेबस खत्म करने के बिना तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो समझा, उन्होंने पूरा समझा, उन्होंने मेरा जो पूरा लॉकडाउन में मेरा जो जर्नी है, मैंने मतलब मेरा जो एफर्ट लेवल है वो देखा, और तो उनको भी लग गया था, या फिर पता नहीं उनको क्या हुआ था, तो वो भी मान गए थे कि हाँ मतलब एक और ड्रॉप ले सकते हैं। तो ऐसा ही वो मतलब राजी हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि एकदम खुले मन से, एकदम अच्छे तरीके से एक एग्जाम की तरह उस एग्जाम को दो, मतलब जितना अपना फुल एफर्ट दिए हो तो उस फुल एफर्ट एग्जाम पे भी लगाओ, उसमें जितना स्कोर आए वो सही है, और एग्जाम के बाद ही अगले साल का प्रिपरेशन चालू कर देना। तो उसी सोच के साथ मैंने वो 13 सितंबर
20 को है, 2020 नहीं तो वो तो 2020 के लास्ट तक कह सकते हैं। तो 2020 के लास्ट तक मैं वो 13 सितंबर को एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम लिखा। एग्ज़ाम लिखने के टाइम पे ना मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था, क्योंकि बायोलॉजी बन रहे थे, मेरे से बायोलॉजी हो रहे थे। तो मेरे को लगा यार अच्छा है। और आपको याद होगा कि 2020 में क्वेश्चन काफ़ी आसान आया था, मतलब ओवरऑल पेपर अगर देखा जाए तो 2019 जैसा ही सिमिलर लेवल का था, काफ़ी आसान सा पेपर था। तो मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा था कि यार हाँ हो रहा है, मतलब थिंग्स आर गेटिंग इन द राइट ट्रैक, मतलब मेरे से सब कुछ बन रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो मतलब कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ही थिन बाउंड्री है, तो मैं उस ओवर कॉन्फिडेंस जोन में चला गया था। तो इसीलिए क्या हुआ, मैं अच्छा चलो इसको भी ट्राई करते हैं। मैंने देखा कि मेरा 140 अटेम्प्ट हुआ, तो 140 मैंने कैलकुलेशन किया, नहीं यार मेरे को तो एटलीस्ट 150 160 अटेम्प्ट करने चाहिए। तो उस हिसाब से मैं करता गया मतलब थोड़ा बहुत तुक्केबाजी, थोड़ा बहुत क्या काफ़ी ज़्यादा तुक्केबाजी किया। और बीच बीच में मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, मतलब कि यार मेरा तो हो जाएगा, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में उस टाइम पे कट ऑफ काफ़ी कम जाता था। तो 2019 में आई थिंक 518 या 520 गया था। तो मेरे को लग रहा था कि 550 अगर स्कोर कर लूँ तो मेरे तो बल्ले बल्ले। तो उस हिसाब से मैं काफ़ी ज़्यादा तुक्के मारे, और मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें मैं बहुत हड़बड़ी मचा दिया। और हड़बड़ी के चलते मैंने बाद में देखा सिली मिस्टेक हो गया। ठीक है, मैं घड़ा के मतलब एग्जाम हॉल से जब निकला ना, मैं फुल कॉन्फिडेंस से निकला था, क्या हो जाएगा। मुझे याद है मैंने पापा को बोला था कि आई थिंक हो जाएगा, मतलब मुस्कुराहट के साथ बोला था आई थिंक हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने बोला था। तो फिर घर आया, घर आके चेक किया, चेक करने पे पूरा मतलब एकदम पहाड़ गिर गया जैसे माथे पे, मतलब बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। मैंने देखा कि आई थिंक कितना मैंने 20 के आसपास नेगेटिव मार्किंग किया था, 20 नहीं उससे ज़्यादा 25 आई थिंक। और उस 25 में से 15 ही सिले मिस्टेक। तो मतलब वो जो 15 वो बहुत ज़्यादा मेरे को दुख देता था। मतलब 15 जो सिले मिस्टेक किया ना, वो मैं आराम से सही कर पाता था। और मतलब इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मतलब वहाँ पे अगर मैं वही 15 सही कर लिया होता तो मेरे को और 75 मार्क्स मिल जाते। हालांकि बाद में पता चला कि वो अगर मार्क्स मिलते भी तो मेरे को सिलेक्शन नहीं होने वाला था, लेकिन उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि यार वो 75 नंबर अगर मिल जाता तो मेरा तो सिलेक्शन हो जाता। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था मेरे को उस टाइम पे। और मैंने देखा कि मेरा 459 स्कोर बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिसअटेंट हो गया था मैं उस टाइम पे। फिर मेरे पापा ने मेरे को हौसला दिया, और उस टाइम पे मेरे को याद है कपिल सर है neetprep.com के, तो उनको मैंने कॉल किया, उनके साथ बात किया। तो उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया। उन्होंने कहा यार चलता है, मतलब एग्जाम ही तो है और कुछ तो नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया वो उन्होंने मेरे पूरे जर्नी में, ये 2021 का जो पूरा जर्नी है, काफ़ी ज़्यादा वो सपोर्टिव रहे। और मेरे मम्मी पापा भी डेफिनेटली सपोर्टिव तो थे ही। तो फिर मेरे को याद है 13 को एग्ज़ाम खत्म हुआ था। फिर मैंने मतलब एक हफ्ते का पूरा ब्रेक लिया, कि बहुत मतलब लॉकडाउन में जो बहुत स्ट्रेसफुल था उस टाइम पे, तो मैंने पूरा ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद मेरे को याद है 20 सितंबर 2020 से मैंने फिर से चालू कर दिया 2021 के लिए विथ फुल जोश। मतलब मैं उस एक हफ्ते में पूरा एनालाइज किया, थोड़ा रेस्ट ले लिया, अच्छे से सो लिया, फुल अपने आप को चार्ज अप किया, फिर 2021 के लिए जुट गया। तो 2021 में मेरा पहला ही जो टारगेट था, दैट इज़ आपका जो रिमेनिंग सिलेबस मेरा था वो खत्म करना। तो मैंने जितनी जल्दी हो सके वो सिलेबस खत्म किया। और मेरे को कपिल सर से बात करके एक चीज़ तो पता लग चुका था कि इस एग्जाम को अगर निकालना है ना, तो आपको मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। 2020 में क्या था मेरा, क्योंकि सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कर नहीं पाया था। मतलब बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते, कुछ वो मॉक टेस्ट में और कुछ प्रीवियस ईयर्स बस, और एक दो ही आई थिंक चैप्टर के 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, बाकी ज़्यादातर चैप्टर्स के कुछ नहीं किया। तो ऐसा सिचुएशन था। तो मेरे को लग गया था कि जो चैप्टर मेरे खत्म हो गए उनका मैंने कहा बस मतलब दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं और उनको एनालाइज करना है। तो ये मतलब मेरे को फिर से मैं जर्नी के कुछ ही महीनों के बाद मेरे को पूरा जो पाथवे है कि जिस पाथवे से चल के मैं अपने जो ड्रीम है वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, वो दिख रहा था कि मेरे को बस यही कुछ चीज़ें करना है और इसी चीज़ को बार बार रिपीट करना है। तो मेरे को मतलब वो चीज़ क्लियर हो गया था। तो इसीलिए आई थिंक दिसंबर के आसपास मेरा सिलेबस जो रिमेनिंग था वो खत्म हो चुका था, और जनवरी से मैं रिवीजन, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिपीट, दिस साइकिल इज गेटिंग रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। तो मैं ये करता गया और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता गया। मतलब मेरा 500, 550, फिर 560, 570, तो मतलब ठीक ठाक स्कोर आ रहा था। तो मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक समय पे क्या हुआ, 580 स्कोर पे मेरा सैचुरेशन आ गया। मेरे को ये डर लगने लगा कि पिछले साल जहाँ पे 518 था, 518 से 568 कट ऑफ हो गया, तो 50 नंबर का इंक्रीज। तो इस साल अगर 50 नंबर का इंक्रीज हो गया तो 600 प्लस जाने वाला है कट ऑफ। तो मतलब मेरा अगर 580 यहाँ पे बन रहा है तो मतलब नो हायर इन द रेस। तो मेरे को फिर से डर लगने लगा। तो मैं अपने पापा से बात किया, कपिल सर से बात किया, मेरे कुछ जो दोस्त सीनियर है जो लोग ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में पहुँच गए तो उनसे बात किया। तो उनसे मैंने गाइडेंस लिया।
तो तब मेरे को पता चला कि मेरा जो प्रोसेस है सारा ही सही है, कुछ कुछ चीज़ें में गड़बड़ है। लाइक मैं मॉक टेस्ट में एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में नहीं कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस है वो मैं एकदम रूथलेस एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। लाइक कुछ मैंने तुक्के लगाए तो उसको मैंने अगर तुक्के में सही हो गया तो उसको मैं सही मान रहा हूँ, उसको मेरे को लग रहा है कि हाँ यार मैंने तो सही कर दिया, लेकिन वो तो असली में मैंने सही नहीं किया, वो तो मैं बस तुक्का किया। मतलब उसमें तुक्का लगाया, लग था लग गया, अगर लग नहीं होता तो -1 हो जाता। तो उन सब चीज़ों को मैंने रेक्टिफाई किया और नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी थोड़ा बढ़ा दिया, रिवीजन का अमाउंट बढ़ा दिया। ओवरऑल जो चीज़ें हैं चीज़ों को फिगर आउट किया, चीज़ों को लिमिटेड किया, अपना रिसोर्स को लिमिटेड किया। बहुत ज़्यादा रिसोर्स में मैं इधर उधर नहीं भागा। तो ये सब चीज़ करने के बाद मैंने देखा कि मेरा स्कोर 600 पार चला गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे, मतलब 2021 का तो जर्नी में उतना कुछ बोलने लायक नहीं है, तो बस मैं इसी प्रोसेस को फॉलो करता गया। मतलब एग्जाम से एक हफ्ते पहले तक फॉलो करता गया। हाँ, इस साल मैंने मेक श्योर किया था कि मैं अपना एक रूटीन है कि मैं इस टाइम पे उठूंगा, इस टाइम पे पढ़ूंगा, इस टाइम पे खाऊंगा, इस टाइम पे सोऊंगा, इस टाइम पे मॉक टेस्ट दूंगा, वो एक फिक्स कर लिया था। और मान के चलो कि उसी रूटीन को मैंने वो जो 20 सितंबर 2020 से चालू किया था, तो उसी को मैंने एकदम 2021 के जो 12 सितंबर को एग्जाम हुआ था उससे एक दिन पहले तक फॉलो किया। एक भी मतलब उसमें चूक नहीं हुआ। और मैं उस साल फैमिली फंक्शन वगैरह एकदम अटेंड नहीं किया, क्योंकि मेरे को बुरा भी लगता था। मतलब अगर कोई पूछा, मेरे दोस्त लोग जो बीएससी में एडमिशन लिए थे उनका आई थिंक फाइनल ईयर चल रहा था और मैं अभी भी 12th ग्रेड पास जस्ट, तो काफ़ी बुरा लगता था। और जो रिश्तेदार होते वो तो ताना मारना तो थोड़ा बहुत था ही, तो ठीक है, मतलब मैं सुनता गया। तो फाइनली मैं जब मेरे को याद है 12 सितंबर को जब एग्जाम देने जा रहा था, तो मेरे को अंदर ही अंदर ये था कि हाँ हो जाएगा। अब मतलब मेरा एकदम उस टाइम पे टारगेट था मिदनापुर मेडिकल कॉलेज। मैं एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरा उस टाइम पे ड्रीम कॉलेज था मिदनापुर मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मेरा एक जो दोस्त सीनियर है तो वो वहाँ पे पढ़ रहा था और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था वो कॉलेज। मतलब काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखे, तो मेरा टारगेट था मिदनापुर मेडिकल कॉलेज बस मिल जाए। तो उसके लिए मेरे को था 25,000 के आसपास रैंक लाना था उस टाइम के हिसाब से। अभी का तो मेरे को पता नहीं, आई थिंक 20,000 के आसपास हो गया होगा इस साल, लेकिन उस टाइम पे 25,000 के आसपास में मिदनापुर मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। तो मेरा था उस साल जो 2020 में 459 आया था, उसमें 1,23,000 रैंक मिला था। तो मेरे को था कि इससे जो मिला है उससे 1 लाख आगे जाना है। तो मतलब 23,000 से 1,23,000 से 23,000 को जाना है और उस इसमें मेरे को मिदनापुर मेडिकल कॉलेज आराम से मिल जाएगा। तो यही मेरा टारगेट था। फाइनली मतलब एग्जाम हॉल में थोड़ा बहुत डिफरेंट चीज़ें था। एग्जाम हॉल में गया तो बायोलॉजी में सॉल्व कर रहा था, बायोलॉजी अच्छे से सॉल्व हो रहा था। आई थिंक बायोलॉजी मैंने 45 मिनट 50 मिनट में OMR के साथ साथ खत्म कर लिया। केमिस्ट्री भी कर रहा था। हाँ, एकदम एग्जाम के स्टार्टिंग में जो वो एग्जाम पेपर में सील होता है, तो उस सील से मैंने उठा के देखा, मेरा फर्स्ट में ही फिजिक्स था। तो फिजिक्स का एक तो क्वेश्चन देख के ना मेरा फट गया। मतलब मेरे को लिटरली फ्लैशबैक आने लगी, यार मतलब अगर फिर से इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे सामने है कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब पहला क्वेश्चन ही मेरे लिए बाउंसर था। तो ठीक है, मैंने अपने आप को शांत किया, चलो ठीक है, मतलब ऑल इज वेल। वैसा जो 3 इडियट्स में था वैसा बोला, थोड़ा पानी पिया, बायोलॉजी केमिस्ट्री अच्छे तरीके से सॉल्व किया। फिर जब अल्टीमेटली फिजिक्स सॉल्व करने की बारी आई तो फर्स्ट रीडिंग पे तो मेरे को पहला ही 5 क्वेश्चन 5 के 5 एकदम क्लीन बोल्ड। मतलब मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, मेरे 5 क्वेश्चन मेरे को याद ही नहीं आ रहा है, मेरे को मतलब ब्लैंक सा आ रहा है। तब मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। और उस टाइम पे मेरे को नीट प्रेप का डॉक्टर NK शर्मा है, उनका एक टिप्स याद आया कि अपने आप माइंड को जो शांत करना होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था टेक ए डीप ब्रेथ, टेक 2 सिप्स ऑफ वाटर, जस्ट ब्रीद आउट एंड स्टार्ट योर पेपर। तो वो मैंने फॉलो किया। तो अपने आप को काम डाउन किया, काम डाउन करके मैंने ठीक है 5 क्वेश्चन ही नहीं हुए, अभी भी बाकी है, सेक्शन भी मिला के 50 क्वेश्चन होते, तो अभी भी 45 क्वेश्चन बचा है, तो उसमें देख लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके किया। फिर मतलब मैंने धीरे धीरे थोड़ा मतलब टाइम लिया, मतलब एकदम गड़बड़ी नहीं किया, धीरे धीरे किया। फिर मैंने जब वापस आके जब पहला 5 क्वेश्चन किया, 5 के 5 मैंने कर लिया और 5 के 5 सही भी हुए। तो यही चीज़ है, मतलब जब हम कुछ भी चीज़ों को देख के डर जाते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें लगने लगता है नहीं होने वाला, मेरे से नहीं होने वाला, तो हम डर जाते हैं। तो जब हम उसको अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचने लगते हैं तो हमें नहीं, ये डुएबल भी है, ये लगने लगता है। जैसे मेरे को नीट में पहले लगा था कि नहीं यार नीट तो मेरे से होने नहीं वाला। फिर मैंने जब धीरे धीरे प्रोसेस को फॉलो किया, ठंडे दिमाग से सोचा, तब मेरे को लगा नहीं यार हो सकता है। अगर इतने लोग कर रहे हैं हर साल, अगर 15-16 लाख में से 40,000 लोग कर रहे हैं, तो वाई नॉट मी। तो उस हिसाब से मैंने फिजिक्स दिया। फिर भी मतलब पूरा एग्जाम देके मेरे को उतना मतलब जिस कॉन्फिडेंस से मैं गया था कि हाँ यार सिलेक्शन तो हो जाएगा। हाँ, शायद मेरा ड्रीम कॉलेज जो मिदनापुर मेडिकल कॉलेज है उस टाइम पे था तो वो ना मिले, लेकिन मिल जाएगा कॉलेज। लेकिन एग्जाम देने के बाद मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब मेरे को याद है, मैं एग्जाम हॉल से जब बाहर निकला, मेरा एक दोस्त है तो वो भी अभी मेडिकल कॉलेज में है, वो मालदा मेडिकल कॉलेज में है, तो वो भी सेम सेंटर में एग्जाम था हमारा। तो उसको भी पूछा कैसा हुआ, उसका भी काफ़ी डिसअर्टेंट फेस था। मतलब उसको भी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, उसको लग रहा था कि हाँ स्कोर ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन कितना होगा क्या होगा। फिजिक्स काफ़ी मतलब सबके लिए फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट था उस साल का जो पेपर में। फिर मैं निकला
तो पापा ने पूछा एग्जाम कैसा हुआ, तो मेरा डिसहार्टेंड फेस था। 2020 में मतलब मैं स्माइलिंग फेस से गया था, लेकिन 2021 में मेरा काफ़ी डिसहार्टेंड फेस था। मैंने बोला पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब काफ़ी मतलब टेंस हूँ। और मैं जब वहाँ से घर आ रहा था तो उस टाइम पे अपने पापा को बोला कि अगर फिर से ड्रॉप करना पड़ जाए तो क्या होगा, मतलब वही किताब फिर से पढ़ना। तो मतलब बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब उलझ गया था मैं उस टाइम पे। और मेरे को बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि अगर फिर से वही एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर से मतलब एक और साल प्रिपरेशन, एक और साल लोगों के ताने सुनने। तो मतलब मैं अभी भी इमोशनल हो रहा हूँ उस टाइम को बारे में सोच रहा हूँ जब। तो फिर घर आया, घर आके जो आंसर की इसके साथ मैच करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, दिल धड़क रहा था। मतलब मेरे को ये लगता है कि एग्जाम देने से ज़्यादा एग्जाम का जो पेपर मैच करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब मेरे को तो यही लगा था। फिर मैंने किसी तरीके से अपने आप को मनाया, मैच कर रहा था। तो एक सही हो रहा था, एक सही हो रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, इमीडिएटली एक गलत, तो फिर से मेरा मतलब हाथ पाँव कांप गए। मैंने नहीं मेरे को चेक नहीं करना, कुछ मिनट बाद करते। तो ऐसे ऐसे करके फाइनली चेक किया। आई थिंक 14 या 15 नेगेटिव मार्किंग हुए थे, और नहीं 16 आई थिंक नेगेटिव मार्किंग हुए थे। हाँ 16 नेगेटिव मार्किंग हुए थे, और मेरे को कुल आए 612। तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरे को 612 आ गए, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ उससे पहले लास्ट मॉक टेस्ट में मैंने जो दिया था उसमें 616 नंबर आए थे, लेकिन फिर भी मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि 612 मेरे को मिल जाएंगे। फिर मैंने देखा कि हाँ 612 मिल गए मेरे को। और मेरा जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, अगर मैं चाहूँ तो उससे भी कुछ बेटर कॉलेज अगर मैं चाहता हूँ तो वो भी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को जो अंदाज़ा मिल रहा था 612 से रैंक आएगा। तो फिर तो काउंसलिंग रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हमारे टाइम पे हुआ था, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। फाइनली मेरे को जब रिजल्ट आया, मेरे को 14,164 ऑल इंडिया रैंक जो आया, मतलब 174, जहाँ पे मेरे को 5,45,000 रैंक आया था, वहाँ से 612 14,164 ऑल इंडिया रैंक आउट ऑफ 16 लाख टोटल एस्पिरेंट। तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मैं रिलीव्ड फील किया, मतलब उस टाइम पे कि यार चलो मैंने कुछ तो कर पाया। अभी तक मतलब जो भी था बोर्ड एग्जाम काफ़ी ख़राब गया था, स्पेसिफिकली 12th बोर्ड में, एटलीस्ट कुछ तो मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट मेरे अंदर आया कि हाँ यार फाइनली मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। तो फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। राउंड 1 में मेरे को कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड साकर दत्ता हॉस्पिटल मिला। फिर राउंड 2 में अपग्रेड होके अभी फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो यही था मेरा जर्नी यार। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ इस जर्नी को, पूरा जो जर्नी है, पूरा 3 साल का लॉन्ग जर्नी है, उसको जब मैं रिविजिट कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना।